नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें और इस चरण में हम कक्षा 8 विज्ञान की पुस्तक पढ़ रहे हैं। अभी तक हमारे 7 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और हम 8वां चैप्टर हमारा स्वास्थ्य, बीमारियां और बचाव का यहाँ पर एक पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम पार्ट नंबर 2 यानी कि दूसरे पार्ट को पढ़ने वाले हैं। पार्ट फर्स्ट में हमने सामान्य रोग के बारे में पढ़ा और आज हम इसमें रोग कारक यानी कि कृमि और विशिष्ट रोग के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास में यह वीडियो जा सके और वो भी अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सकें। दोस्तों, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें हमारे प्रत्येक एग्जाम के लिए एक आधार प्रदान करती हैं, इसलिए हमें इनको पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आज पढ़ने वाले हैं रोग कारक यानी कि कृमि। तो यहाँ पर आप एक चार्ट देख रहे हैं जिसमें एक संक्रमित व्यक्ति में लार्वा बड़े कृमि में विकसित हो जाता है और इस व्यक्ति की आंत में रहता है। फिर यह एक संक्रमित व्यक्ति की सोच में कृमि के अंडे होते हैं और यह अंडे मिट्टी में विकसित हो जाते हैं और उसके बाद अन्य संक्रमित भोजन व्यक्ति है वो संक्रमित भोजन से, गंदे हाथों से या फिर त्वचा के लार्वा यानी कि जो विकसित अंडे हैं के संपर्क में आने से संक्रमित हो जाता है। तो इस प्रकार से यह एक कृमि है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता चला जाता है। यह एक कृमि संक्रमण चक्र बन जाता है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बच्चों की सेहत पर कृमि के जो हानिकारक प्रभाव उनके बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि बच्चों की सेहत में कृमि के क्या हानिकारक प्रभाव हो सकते हैं, जैसे कि थकान और बेचैनी, भूख न लगना, पेट में दर्द, मितली, उल्टी व दस्त का होना, मल में खून आना, खून की कमी हो जाना, कुपोषण, पेट में सूजन, लगातार खांसी, वजन में कमी। तो ये सभी जो कारक हैं वो बच्चों की सेहत में कृमि के कारण प्रभाव डालते हैं। इसके बाद हम आगे देखें तो कृमि संक्रमण के बचाव के क्या तरीके हो सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कृमि संक्रमण के बचाव के तरीके दे रखे हैं, जिसके अंतर्गत हम खाने से पहले और शौच के बाद साबुन से हाथ धोने चाहिए। फलों और सब्जियों को खाने से पहले पानी से अच्छी तरह से धोएं। साफ पानी या उबाल के पानी पीना चाहिए। जूते पहनना चाहिए। नाखून साफ और छोटे रखें। खुली जगहों में शौच न करें या शौचालय का प्रयोग करना चाहिए। इसके आगे शौचालय के आसपास सफाई रखी जानी चाहिए। ठीक है। और बच्चों को कृमि नियंत्रण से फायदे समझाएं। कृमि नियंत्रण के क्या फायदे हो सकते हैं वो बच्चों को हमें बताना चाहिए। उसके बाद हम कृमि नियंत्रण के फायदे देखें तो बच्चे आंगनवाड़ी या स्कूल में रोजाना जा सकते हैं। बच्चे चुस्त रहते हैं और उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। इनका विकास है वो जल्दी होता है। तो ये हमें कृमि नियंत्रण से फायदे प्राप्त हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर दोस्तों कुछ विशिष्ट रोगों के बारे में भी हम यहाँ पर जानते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से विशिष्ट रोग यहाँ पर हैं। तो सबसे पहला जो रोग है दोस्तों वो है नारू या बाला रोग। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो ये इन्हीं सबको हमें बड़े ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से देखना है। दोस्तों, वीडियो का अंत तक जरूर देखिए, जिससे कि आपको जो पूरा चैप्टर है वो अच्छे से समझ में आएगा। और अंत में अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अन्यथा आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। और कमेंट्स करके हमें जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले दोस्तों नारू रोग या बाला रोग सफेद दागों के समान गोल कृमि द्वारा होता है। तो यह जो नारू रोग है उस सफेद दागों के समान गोल कृमि के द्वारा यह रोग होता है और इनकी जो लंबाई होती है वो 30 सेंटीमीटर से 125 सेंटीमीटर तक होती है। तो यहाँ पर ये हमें देखना बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि जो नारू रोग के जो कृमि होते हैं वो सफ़ेद दागों के समान होते हैं, गोल होते हैं, जिनकी लंबाई होती है वो 30 सेंटीमीटर से 125 सेंटीमीटर तक होती है।
रोग का संचरण कैसे होता है, तो यह रोग का जो संचरण है वो जल के द्वारा होता है। तो ये हमें याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है यहाँ पर। नारू रोग का संचरण है वो विस्तार है वो किसके द्वारा होता है, जल के द्वारा होता है, जल के माध्यम से यह फैलता है। उसके बाद हम देखें यहाँ पर, तो इसका जो सूक्ष्म जीव है तो क्या है, तो इसको जो सूक्ष्म जीव है वो है साइक्लोप्स नामक सूक्ष्म जीव के द्वारा यह जल के माध्यम से स्वस्थ व्यक्ति में प्रवेश कर जाता है। तो नारू रोग का जो सूक्ष्म जीव है किस कीट के या जीवाणु के द्वारा यह फैलता है, तो वह है साइक्लोप्स। तो ये हमें याद रखना है, साइक्लोप्स के द्वारा। अब यहाँ पर देखते हैं रोग के कारण क्या होते हैं। तो रोग के कारण देखें तो अस्वच्छ जल का सेवन करना, कुएं, तालाब तथा बावड़ी का संदूषित जल पीने से, जल को बिना छाने पीने से, तो यह रोग की संभावना बढ़ जाती है। उसके बाद हम देखें तो इस कर्मी से यानी कि नारू रोग के लक्षण क्या हो सकते हैं। तो नारू रोग के जो लक्षण हैं वो हम देखें तो यहाँ पर हाथ या पैर की त्वचा पर फुंसी होना, मादा कृमि मांसपेशियों में विकास करती है। तो मादा जो कृमि होती है वो मांसपेशियों में विकास करती है। फुंसी की जगह अत्यधिक दर्द होना, बुखार आना। अगर कृमि को समय पर नहीं निकाला जाए तो यह मरने पर विषैला पदार्थ छोड़ती है जिससे गांठें बन जाती हैं। तो यह क्या है, कृमि यानी कि नारू रोग के जो कृमि है उसके लक्षण हमें दिखाई देने लग जाते हैं। तो बचाव के क्या उपाय हम कर सकते हैं, यहाँ पे जल को छान कर पीना चाहिए, जल को उबाल कर पीना चाहिए। तो इन दो उपायों के द्वारा हम नारू रोग से बच सकते हैं। उसके बाद अगला जो महत्वपूर्ण रोग है वो है दोस्तों कुष्ठ रोग। ठीक है, कुष्ठ रोग बहुत ही महत्वपूर्ण रोग है यहाँ पर। ठीक है, इसके बारे में भी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कुष्ठ रोग क्या है, कारण देखते हैं। तो ये सबसे पहले तो एक जीवाणु जनित रोग है, ये हमें जानना है कि कुष्ठ रोग कैसा है, जीवाणु जनित रोग है। कारण क्या हो सकते हैं, तो यह रोग रोगी से निरंतर स्पर्श के द्वारा फैलता है। यानी कि एक इसके जो कुष्ठ रोग का जो रोगी है उसके साथ में लगातार संपर्क में रहने से यह रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है। तो ये इसका कारण होता है। लक्षण की बात करें तो त्वचा पर चकत्ते बन जाते हैं। ठीक है, और ये चकत्ते क्या हो जाते हैं, एकदम से सुन्न होते हैं। इन चकत्तों पर क्या है, चोट, जलन, दर्द आदि का किसी प्रकार का कोई अनुभव नहीं हो जाता, एकदम से सुन्न हो जाते हैं। उसके बाद हम आगे यहाँ पर देखें तो इसकी अधिकता से यह अंग कार्य नहीं करते। जब इसकी इन चकत्तों की अधिकता हो जाती है तो यह अंग है जिस अंग पर होते हैं वह कार्य करना बंद कर देता है, अंगुलियों की विकृति हो जाती है। तो ये जो लक्षण हमें दिखाई देने लग जाते हैं। बचाव की बात करें तो यहाँ पर ऐसे रोगी को अलग से रखा जाए, उनके द्वारा काम में ली जाने वाली जो सामग्री है उनको भी अलग रखना चाहिए, उनके कपड़ों को डिटोल आदि से धोया जाना चाहिए। तो ये तरीके हम अपनाकर कुष्ठ रोग से बच सकते हैं। उपचार की बात करें तो शल्य चिकित्सा, टीकाकरण और पूरा अंग क्षतिग्रस्त होने पर कृत्रिम अंग लगाकर इस रोग का उपचार किया जा सकता है। उसके बाद अगला जो विशिष्ट रोग है वो है दोस्तों एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। यह एक घातक रोग है जिसमें रोगी का प्रतिरक्षी तंत्र है वो नष्ट हो जाता है, जिसमें मनुष्य के रोगों से लड़ने की क्षमता है वो नष्ट हो जाती है। रोग के कारण देखें तो HIV वायरस के कारण यह रोग फैलता है, ये तथ्य हमें याद रखना है। एड्स किसके द्वारा फैलता है, HIV वायरस के कारण फैलता है। संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में यह संक्रमण होता है। प्राय यौन संबंधों के कारण यह रोग फैलता है। रक्त लेते समय एवं इंजेक्शन लगवाते समय दूषित सुई से भी फैल सकता है। संक्रमित ब्लेड, उस्त्रे या नाई द्वारा काम में लाए जाने वाले धारदार उपकरणों के द्वारा भी यह फैल सकता है। संक्रमित मां से गर्भ में पल रहे बच्चे को भी यह रोग हो सकता है। तो ये जो कारण है जिसके द्वारा क्या है, HIV एड्स होने की संभावना बढ़ जाती है। यहाँ पर HIV वायरस की एक संरचना दे रखी है जिसके माध्यम से आप देख सकते हैं इसको। यहाँ पर ग्लाइकोप्रोटीन जो बाहर का जो आवरण दिखाई दे रहा है वो ग्लाइकोप्रोटीन आवरण कहलाता है। इसके बाद में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है भी अंदर से जो इसका भाग दिखाई दे रहा है, इसमें RNA और प्रोटीन कोड भी पाए जाते हैं। उसके बाद में आगे हम देखें तो लक्षण क्या दिखाई देते हैं इसके, तो लसिका ग्रंथियों में सूजन हो जाती है,
रक्त की ब्लड प्लेटलेट्स की संख्या में कमी, जिससे कि ज्वर, रक्तस्राव आदि होने लग जाता है। रात्रि के समय पसीना आना, शरीर के वजन में कमी, स्मृति कम, बोलने में कठिनाई, सोचने की क्षमता में कमी। प्रतिरोधक क्षमता कम होने के कारण अन्य रोगों के संक्रमण का खतरा भी बढ़ जाता है। इसके बचाव के क्या उपाय किए जा सकते हैं? तो यहाँ पर दाढ़ी बनवाने से के पूर्व यह सुनिश्चित करें कि एक उस तरह से सभी की दाढ़ी नहीं बनाई जाए। रक्त चढ़ाने से पूर्व उसकी HIV परीक्षण करना बहुत जरूरी हो जाता है। सिरिंज और इंजेक्शन की सुई को उपयोग के बाद नष्ट करना, संयमित जीवन शैली आदि अपनाकर हम इस रोग से बच सकते हैं। उसके बाद में इसका उपचार की बात करें तो एड्स से बचाव ही क्या है, एक उपचार है। उसके बाद में अगला जो विशिष्ट रोग है वो है कैंसर। ठीक है, तो कैंसर यह है कि घातक रोग है। इसके रोग का कारण क्या है? कोशिका विभाजन अनियंत्रित होने लग जाती है और कोशिका विभाजन है वो तीव्र गति से होने लग जाती है। ये इसके कारण है। जिसके लक्षण हमें क्या दिखाई देते हैं? जिस क्षेत्र में गति अनियंत्रित वहां एक गांठ का निर्माण होना, प्रारंभिक अवस्था में गांठ में दर्द नहीं होता है, उच्च अवस्था में गांठ में असहनीय दर्द होता है। यह जीभ, कंठ, अस्थि, रक्त, फेफड़ों, गर्भाशय आदि में हो सकता है। तो ये हमें लक्षण दिखाई देते हैं कैंसर के। उसके बाद में इसके बचाव के क्या उपाय कर सकते हैं? यदि प्रारंभिक अवस्था में इसका पता चल जाता है तो कीमोथेरेपी से रोगी को बचाया जा सकता है। आवश्यकता पड़ने पर कैंसर ग्रसित अंग को निकालकर भी इससे बचा जा सकता है। इसके उपचार की बात करें तो उपचार शल्य क्रिया के द्वारा वह कोबाल्ट की कीमोथेरेपी के द्वारा इसका उपचार किया जा सकता है। उसके बाद अगला जो विशिष्ट रोग है वो है दोस्तों हेपेटाइटिस ए, यानी कि रोग है वायरस जनित है। तो हेपेटाइटिस ए वह रोग वायरस जनित रोग है। इसका जो संचरण है वो जल के द्वारा होता है। लक्षण की बात करें तो इसमें लीवर कमजोर हो जाता है, लीवर में पानी भरना, पाचन क्षमता का कम होना। तो ये सभी जो कार्य लक्षण हमें हेपेटाइटिस ए के रोग में दिखाई देने लग जाते हैं। उसके बाद में इसके बचाव के जो उपाय हैं वो क्या किए जा सकते हैं? उबले हुए पेयजल का प्रयोग करना चाहिए, उबाल कर पानी का सेवन। उसके बाद में टीकाकरण के द्वारा भी इस रोग से बचा जा सकता है। इसके उपचार की बात करें तो यहाँ पे लिवोसिन टैबलेट नामक उपलब्ध कराना, लिवोसिन टैबलेट का उपयोग करके हम इससे का उपचार किया जा सकता है। इसके साथ में लाइफ-50 दवाई का प्रयोग करके अन्य प्रतिजैविक दवाइयाँ चिकित्सकीय सलाह पर देने पर भी इसका उपचार किया जा सकता है। उसके बाद में अगला जो रोग है वो है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया यह एक आनुवंशिक रोग है जिसके जीन पुरुषों के लिंग यानी कि गुणसूत्र अक्ष पर पाए जाते हैं और स्त्रियों के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गमन कर जाते हैं। लक्षण दिखाई देंगे तो इस रोग के साधारण चोट लगने पर रुधिर का बहना बंद नहीं होता, यानी कि रक्तस्राव नहीं रुकता है, रुधिर का थक्का नहीं बनता है और अतिरिक्त रक्त के स्राव के कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो ये लक्षण हमें दिखाई देते हैं हीमोफीलिया के अंदर। उपचार की बात करें तो समय पर रक्त प्रदान करके हम व्यक्ति को इससे बचाया जा सकता है। उसके बाद में अगला जो विशिष्ट रोग है वो है खाद्य विषाक्तन। सूक्ष्म जीवों के द्वारा संदूषित भोजन से यह रोग बढ़ता है, यानी कि उत्पन्न होता है। सूक्ष्म जीवों के द्वारा दूषित भोजन के सेवन से यह रोग फैलता है। लक्षण की बात करें तो उल्टी होना और जी घबराना इसके लक्षण हमें दिखाई देते हैं। इसके साथ में कारण देखें तो संदूषित भोजन से सूक्ष्म जीवों के द्वारा विषैला पदार्थ उत्पन्न होता है जो भोजन को जहरीला यानी कि विषाक्त बना देता है। बचाव के क्या उपाय किए जा सकते हैं? तो संदूषित भोजन करने से हमें बचना चाहिए। उपचार की बात करें तो समय पर चिकित्सकीय परामर्श के द्वारा दवाइयाँ लेकर इससे बचा जा सकता है। इसके बाद में अगला जो विशिष्ट रोग है वो स्वाइन फ्लू बहुत ही महत्वपूर्ण है। रोगों को फैलने का जो क्या कारण है? तो इस संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से स्वाइन फ्लू फैल जाता है। गंदे व संक्रमित हाथ, गले में तकलीफ, जुखाम, बुखार, ये लक्षण हमें इसके अंदर दिखाई देते हैं। रोकथाम
के उपाय क्या किए जा सकते हैं? तो हमें साबुन से बार बार हाथ धोने चाहिए, छींकते खांसते समय रुमाल या टिश्यू पेपर का उपयोग करना चाहिए, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचा जाना चाहिए, मास्क का प्रयोग करना चाहिए। इसके उपचार की बात करें तो टेमीफ्लू का उपयोग करके हम इसका उपचार किया जा सकता है। उसके बाद में अगला जो महत्वपूर्ण रोग है वो है एनीमिया। एनीमिया के क्या कारण हो सकते हैं? तो शरीर में लौह तत्व की कमी, शरीर में खून की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी से ही एनीमिया रोग हो जाता है। रोग के लक्षण की बात करें तो चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है, शरीर कमज़ोर हो जाता है, जल्दी थक जाना, चक्कर आना, जीभ पर सफ़ेद छाले पड़ जाना, ये सभी हीमोफीलिया के लक्षण हमें दिखाई देते हैं। इसके बाद में इसके जो उपचार की बात करें, बचाव की बात करें, तो यहाँ पर शारीरिक आवश्यकता अनुसार पौष्टिक आहार लेना, अंकुरित दालें, अनाज, हरी पत्तेदार सब्जियाँ, अंजीर, चुकंदर, बैंगन, तिल आदि का प्रयोग करके इस रोग से बचा जा सकता है। उपचार की बात करें तो आयरन की गोली के माध्यम से एनीमिया के रोग का उपचार किया जा सकता है। दोस्तों अगला रोग है, विशिष्ट रोग है वो डेंगू या डेंगी। बहुत ही महत्वपूर्ण रोग है डेंगू। ठीक है, इसके लक्षण, उपचार और बचाव देखें तो क्या हो सकते हैं? तो डेंगू सबसे पहले क्या है? तो यह एक बुखार है। ठीक है, डेंगू क्या है? बुखार है। यह एक वायरल बीमारी है जो कि डेंगू वायरस के 4 प्रकारों में से किसी एक प्रकार के डेंगू वायरस से होती है। इसका प्रसार देखें तो डेंगू बुखार संक्रमित व्यक्ति के द्वारा मादा एडिज एगिप्टी मच्छर के माध्यम से फैलता है। तो ये हमें याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। यहाँ पर डेंगू बुखार है संक्रमित व्यक्ति के द्वारा मादा एडिज एगिप्टी मच्छर के माध्यम से यह फैलता है। इसके कारण क्या हो सकते हैं? तो इसके कारण मच्छरों के गंदे पानी में पनपने के कारण, कीटों के पनपने के कारण, मच्छरों के काटने के कारण, प्लेटलेट्स की संख्या कम होने के कारण, कूलर में पानी भरा रहने पर मच्छरों के पनपने के कारण, गंदगी के कारण, खून के बहाव के अभाव के कारण है ये रोग ज़्यादा फैलने में मदद मिलती है। तो ये कारण हमें दिखाई देने लग जाते हैं। इसके लक्षण की बात करें तो संक्रमित मच्छर के काटने के 3 से 14 दिन बाद डेंगू बुखार के लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं। तो डेंगू बुखार के जो लक्षण है वो क्या क्या होते हैं? तो तेज ठंड लगकर बुखार आना, सर दर्द, आँखों में दर्द, बदन दर्द या जोड़ों में दर्द, भूख कम लगना, जी मचलाना, उल्टी होना, दस्त लगना, चमड़ी के नीचे लाल चट्टे आना, गंभीर स्थिति में आँख नाक में से खून निकलना आदि डेंगू के लक्षण पाए जाते हैं। उसके बाद हम देखें यहाँ पर इसके बचाव के क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो बचाव के अंतर्गत यहाँ पर घर के अंदर और आसपास पानी जमा नहीं होने दें। अगर किसी चीज़ में हमेशा पानी जमा कर रखते हैं तो पहले उसे साबुन और पानी से अच्छे से धो लेना चाहिए जिससे मच्छर के अंडों को हटाया जा सके। घर में कीटनाशक का छिड़काव करना चाहिए। उसके बाद में और यहाँ पर उपाय की बात करें तो कूलर का काम न होने पर उसमें जमा पानी को निकाल कर सुखा दें। खिड़की और दरवाजे में जाली लगा कर रखें। शरीर को पूरा ढक कर रखें। रात को सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें। अन्य स्प्रे है, क्रीम आदि का प्रयोग करना चाहिए। अपने आसपास के लोगों को भी मच्छर को फैलने से रोकने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अपना परिवेश स्वच्छ रखें। अपने आसपास में अगर किसी डेंगू मरीज का पता चलता है तो इसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग एवं निगम को दें जिससे कि तुरंत मच्छर विरोधी उपाय का प्रबंधन किया जा सके। अब डेंगू बुखार के जो उपचार की बात करें तो उपचार क्या किया जा सकता है। रोगी को तुरंत डॉक्टर की सलाह के अनुसार आराम करना चाहिए और समय पर दवा लेनी चाहिए। रोगी को पर्याप्त मात्रा में आहार और पानी लेना चाहिए। नियमित प्लेटलेट्स की जांच करानी चाहिए। पपीते के पत्ते का रस पीना चाहिए और क्योंकि इससे प्लेटलेट्स की मात्रा बढ़ती है। उसके बाद आगे हम यहाँ पर देखें दोस्तों टीकाकरण क्या है। तो टीकाकरण के बाद में देखें तो यह एक प्रकार का वैक्सीन है। जब हम रोगी होते हैं तब रोग कारक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और हमारे शरीर में उत्पन्न प्रतिरक्षी उनसे लड़ने में सफल नहीं होते हैं, इसलिए हम रोगी हो जाते हैं।
अगर उन सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देते हैं तो हम रोगी नहीं होते। हमारे शरीर को यह भी स्मरण रहता है कि रोग कारक जीवाणु विषाणु से किस प्रकार लड़ता है। उसके बाद हम देखें यहाँ पर टीका या वैक्सीन। यदि मृत तथा निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को स्वस्थ शरीर में प्रविष्ट कराया जाए तो शरीर की कोशिकाएं उसी के अनुसार लड़ने के प्रतिरक्षी उत्पन्न करके और रोग कारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती हैं। यह प्रतिरक्षी तत्व से हमारे शरीर में हमेशा के लिए विद्यमान हो जाते हैं और रोग से हमारी रक्षा करते हैं। टीका यानी कि वैक्सीन ऐसे ही कार्य करता है। हैजा, क्षय रोग, चेचक, हेपेटाइटिस जैसी अनेक बीमारियों को वैक्सीन यानी टीके के द्वारा रोका जा सकता है। तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए 1798 में चेचक के टीके की खोज की थी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है यहाँ पर दोस्तों, एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए 1798 में चेचक के टीके की खोज की थी। तो ये तथ्य हमें याद रखना है। पर तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण तथ्य हमें याद रखना है। और इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, जिससे कि आप ऐसे ही राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबंधित विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की पुस्तकें इस चैनल पर आप पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।